बीएड सेकेंडरी के पेडागोजी और हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग इतिहास शिक्षक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने अब तक इतिहास शिक्षा की विभिन्न विशेषताओं के बारे में देखा, सामान्य विशेषताएं, विषयगत विशेषताएं, फिर हमने उसकी उनकी जो व्यावसायिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखने वाले हैं कि एक अध्यापक शिक्षक के नैतिकता का स्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक के लिए उसका नैतिक स्तर का होना बहुत अनिवार्य है। नैतिक स्तर का हो या हम ये कहें कि उनका जो है उनके अपने नैतिक मूल्यों का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मानकर चलिए कि एक शिक्षक में, क्योंकि जब तक उसको कुछ सीमाएं निर्धारित नहीं की जाती है तो वो स्वतंत्र स्वच्छंद होकर कार्य करता है। ऐसे में कई स्थान पर हो सकता है कि वो नैतिक मूल्यों का अवहेलना करने या उन सीमाओं को पार करने। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का जो कार्य है, शिक्षण प्रक्रिया है, वह प्रभावित है। जहाँ तक नैतिक आचरण की बात है, नैतिक स्तर के निर्धारण की बात है, कोई भी संगठन ना किसी शिक्षा विभाग, सरकार शिक्षा विभाग या किसी भी संगठन के द्वारा अब तक इस तरह के कोई भी स्तर का निर्धारण नहीं किया गया है। यानी कि एक शिक्षक के नैतिक स्तर के निर्धारण के लिए कोई नियमावली का निर्माण अभी तक ना तो किसी सरकारी नीति के द्वारा निर्धारित किया गया, न शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया, न ही किसी भी शिक्षा संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया है। जबकि एक शिक्षा को प्रभावी और उत्पादक कहना चाहिए कि गुणात्मक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है, उस गुणवत्ता युक्त शिक्षा का स्वरूप निर्मित करने के लिए आवश्यक है कि एक शिक्षक में भी नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ यह बात स्पष्ट है कि शिक्षकों के लिए नैतिकता का होना बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास अमेरिका में किए गए थे कि एक शिक्षक के नैतिक स्तर का कुछ निश्चित मापदंड होने अनिवार्य है। तो यहाँ अभी तक क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई नियमावली, कोई सूची हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते हमें स्वयं के आधार पर कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि एक शिक्षक का नैतिक स्तर का स्तर कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि शिक्षक की नैतिकता का स्तर। नैतिकता का स्तर, ये इसका होना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वह है स्तर। सत्य अनुसरण पर बल। सबसे पहला जो नैतिक मूल्य होते हैं तो सत्य है कि जीवन में अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि सत्य का पालन किया जाए। गांधी जी का जीवन दर्शन की बात करें तो वहां पे उन्होंने सत्य और अहिंसा पर बल दिया था कि सत्य पर चलकर और अहिंसात्मक प्रवृत्ति से ही उन्होंने अहिंसात्मक नीति से ही उन्होंने देश को आजादी दिलाई थी। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर के भी अगर शिक्षा उनको आदर्शों को हम देखते हैं तो निश्चित है कि उनका जो ज्ञान है वो सत्य अहिंसा पर आधारित है। इसीलिए यहाँ मतलब सत्यता पर मनुष्य को अडिग रहना चाहिए, सत्यता का पालन करते हुए जीवन को जीना चाहिए। या यूँ कहा जाए कि हर क्षेत्र में, हर कार्य में सत्यता का अनुसरण अनिवार्य होता है। यानी कि शिक्षक के लिए भी ये अनिवार्य है कि वह सत्यता का अनुसरण करे या उसके व्यवहार में सत्य आचरण होना अनिवार्य है। क्योंकि शिक्षक स्वयं अगर असत्य का सहारा लेता है, असत्य बोलता है, तो निश्चित है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बालकों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
पहली चीज तो उसमें क्या होगा कि बालक स्वयं में असत्य का सहारा लेना प्रारंभ करेगा। दूसरी चीज, एक शिक्षक व्यवसाय के प्रति लोगों में जो एक कहना चाहिए कि घृणा की दृष्टि पड़ने लगती है। यूँ कहे कि उस शिक्षक के प्रति लोगों में नकारात्मकता बढ़ने लगती है, उस शिक्षक के प्रति आलोचना का वो शिक्षक पात्र बनता है और ऐसी स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। इसीलिए अनिवार्य है कि शिक्षक को सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरी बात है उत्कृष्टता के प्रति समर्पित। उत्कृष्टता के प्रति समर्पित। एक शिक्षक का उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होना अनिवार्य है। उत्कृष्टता से के प्रति समर्पण का क्या अर्थ हो गया कि किसी भी क्षेत्र में कुछ भी, चाहे अपने जीवन के आचरण की बात हो तो उत्कृष्ट आचरण का पालन होना चाहिए। किसी कार्य को करने की बात है तो उत्कृष्ट नियमों का पालन होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति है तो जितना संभव हो सके कहना चाहिए उत्कृष्ट परिणामों को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात कहा जाए कि एक शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ अर्जित करने की प्रवृत्ति एक शिक्षक में होनी चाहिए, क्योंकि वह जब उसमें सर्वश्रेष्ठ अर्जित करने की प्रवृत्ति होगी तो निश्चित है कि वह बालकों को भी उसके लिए प्रेरित करेगा कि जो मतलब जो सामान्य जानकारी है बस वहीं तक संतुष्ट नहीं होना है, आपको और अधिक उससे संबंधित जानकारी हासिल करनी है, जिससे कि आपका जो ज्ञान का दायरा है वो विस्तृत होगा और विस्तृत ज्ञान के दायरे के साथ में आप लक्ष्य को बहुत सुगमता सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उत्कृष्ट लक्ष्य भी हो तो वो भी उत्कृष्ट होना चाहिए, तभी हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अतः शिक्षक में भी इस उत्कृष्टता के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विद्यार्थियों को भी उसके लिए तैयार कर सके। साथ ही स्वयं में एक तरह से कहा जाए कि जब उत्कृष्टता का लक्ष्य शिक्षक भी देखता है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करता है, जब उस तरह की भावना शिक्षक में होती तो वो उतनी ही मेहनत करता है और उतना ही प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे कि न सिर्फ शिक्षक को लाभ होता है, शिक्षक के साथ साथ वो उससे जुड़ी हर व्यक्ति से, चाहे वो बालक है, चाहे अन्य शिक्षक है, चाहे विद्यालय है, सभी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात आती है लोकतांत्रिक नागरिकता का पोषण। लोकतांत्रिक नागरिकता का पोषण, ठीक है ना। लोकतांत्रिक नागरिकता का पोषण यानी कि एक शिक्षक में स्वयं में लोकतांत्रिक गुणों का होना अनिवार्य है। साथ ही जो लोकतांत्रिक गुण जो एक किसी देश के नागरिकों में होने चाहिए, जैसे भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है तो यहाँ के नागरिकों में लोकतांत्रिक गुणों का होना अनिवार्य है। तो शिक्षक का स्वयं का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मेरे विद्यार्थियों को मैं लोकतांत्रिक गुणों का विकास कर सकूं, जिससे कि इस राष्ट्र के विकास में सहयोग प्रदान कर सकें। तो ये चीज कब होगी? जब शिक्षक स्वयं में होगी, अर्थात शिक्षक के स्वयं के आचरण में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का होना अनिवार्य, तभी वह खुद से जुड़े हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर संस्था में इस तरह की भावनाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग और भूमिका निभा सकता है। इसीलिए एक शिक्षक के लिए स्वयं के लिए लोकतांत्रिक गुणों का होना अनिवार्य है और वो उसका समर्थक होना चाहिए। अगली बात आती है मानव की योग्यता व प्रतिष्ठा में आस्था। मानव की योग्यता तथा प्रतिष्ठा में आस्था।
मानव की योग्यता तथा प्रतिष्ठा में आस्था। मानव की योग्यता, पहला शब्द क्या है यहाँ पर? मानव की योग्यता, यानी कि एक व्यक्ति में किस किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, इसका पता एक शिक्षक को होना चाहिए और उसमें भी अपने जो योग्यताएं हैं उन्हें पहचानने का पूर्ण ज्ञान उसे खुद को भी होना चाहिए, यानी कि वो स्वयं की योग्यताओं को समझ सके और दूसरे छात्र जो उससे जुड़े हैं, हर व्यक्ति, छात्र हो चाहे संस्था के कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, उनमें भी स्वयं को समझने की योग्यता का विकास कैसे कर सकता है, सबसे पहली चीज इस पर भी उसका ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात है कि प्रतिष्ठा पर में आस्था, कि इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा एक शिक्षक को कि जब एक शिक्षक को किसी अन्य, कई बार होता हमने देखते हैं कि संस्था प्रधान के द्वारा शिक्षक को सबके बीच में कुछ कहा जाता है तो बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके कहे जाने से उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो यही बात छात्रों के साथ भी होती है कि अगर छात्र ने कुछ गलत किया है तो ठीक है, जिस स्थान पर खड़े हो उसी स्थान पर टोकना बहुत अनिवार्य है, तो टोकने का अपना एक तरीका होता है, अपमानित नहीं किया जाता है, केवल उसे ये चीज एहसास कराई जाती है कि जो कार्य आपने किया है वो गलत है, और वो गलत किसलिए है कि वो आपको और आपके सराउंडिंग जितने लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। केवल इस चीज का एहसास कराया जाए, उसको अपमानित नहीं किया जाए। अगर उसे अपमानित किया जाए, कुछ अपशब्द कहा जाए या किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो निश्चित है कि वह उसकी प्रतिष्ठा के लिए घातक हो सकता है, या यूं कहें कि वहां पर उसकी प्रतिष्ठा को चोट लगाई जाती है। इसीलिए शिक्षक में गुण होने चाहिए कि वह सभी की योग्यता को पहले का विकास, समझने की क्षमता का विकास करे, दूसरा दूसरों की योग्यता को समझना, उसी योग्यता के अनुकूल उन्हें कार्य देने की उसमें कौशल उसमें होना अनिवार्य। अगर आपने किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य दे दिया, छात्र को ऐसा कार्य दे दिया जिस कार्य को करने की उसकी योग्यता नहीं है, तो निश्चित है कि वह अपने आप को अपमानित अनुभव करेगा। इसीलिए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह लोगों की योग्यता और प्रतिष्ठा में विश्वास रखे, इस बात पर उसको महसूस, इस बात का एहसास उसे होना चाहिए कि जिस तरह से मैं मेरी अपनी योग्यता के अनुकूल में कार्य कर सकता हूँ और मेरी अपनी प्रतिष्ठा भी कुछ अर्थ होता है, तो वैसे ही दूसरे व्यक्ति भी अपनी योग्यता, क्षमताओं और रुचि के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं और उनकी भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। तो इस चीज का एहसास एक अध्यापक को होना अनिवार्य है, अर्थात दूसरों के मान सम्मान का ध्यान रखना शिक्षक का कर्तव्य होता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह है शिक्षा के अवसरों की समानता। शिक्षा के अवसरों की समानता। शिक्षा के अवसरों की समानता, किस हर बालक को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार होता है, चाहे वो लैंगिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो, चाहे शारीरिक क्षमता के आधार पर हो, हर एक को शिक्षा को अर्जित करने का पूर्ण अधिकार है और समान अवसर सभी को प्राप्त होने चाहिए। यहाँ अलग बात हो सकती है कि हर व्यक्ति, जब एक सामान्य व्यक्ति को भी जब उसकी योग्यता क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने की बात कही जाती है, तो फिर कोई विशिष्ट बालक हो तो उसे हम क्यों वंचित रख सकते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं बनता है। इसीलिए एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वह हर बालक को शिक्षा अर्जित करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। वह इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी को समान रूप से उसकी योग्यता क्षमताओं के अनुसार निर्देशन प्रदान करें। हमारी शिक्षा नीतियों के माध्यम से भी समावेशित शिक्षा का भी यहाँ पर उपयोग प्रारूप जो लाया गया, उसके पीछे कारण यही है कि जो एक विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का एक तरीका या यूँ कहा जाए कि विशिष्ट विद्यालय या विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से किया जाता, उसमें परिवर्तन लाया गया है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि सामान्य बालकों के साथ उन्हें इस चीज का एहसास कराया जाए कि आप अन्य बालकों से भिन्न नहीं है। जो कमी आप में है वो दूसरे में किसी अन्य तरह की होती है। आपको जिस तरह का स्ट्रगल करना
तो यहाँ पर इस बात को आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि ये चीज संभव, मतलब यूँ कहा जाए कि व्यक्ति हर एक की उसको क्षमताओं को समझ कर उसकी क्षमताओं के अनुसार उसे कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये कब होगा? जब हम सभी को समान शिक्षा के अधिकार का जो एक नियम बना हुआ है, सभी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कि यही कारण है कि भारत के हर बालक को शिक्षा से जोड़ा जाए। और ये चीज कब होगी? जब शिक्षक भी इस चीज का पालन करे कि सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, वह है छात्रों के सफलता के प्रति प्रतिबद्ध। छात्रों की सफलता के प्रति प्रतिबद्ध, ठीक है ना? यानी कि एक शिक्षक का ये अनिवार्य है कि वह छात्रों की सफलता के प्रति प्रतिबद्ध रहे, यानी कि वो उसे इस बात का वो दृढ़ संकल्प लेकर चले, या यूँ कहें कि वह इस बात के लिए अलर्ट रहे कि बालकों की सफलता को उसे सुनिश्चित करना है। अर्थात वो शिक्षण कार्य करता है, किसी भी प्रकार की गतिविधि करवाता है, तो बालक की सफलता, किस प्रकार से बालक सफलता को हासिल कर सकता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को उसे आयोजित करना अनिवार्य होता है। अर्थात जैसे वो कक्षा में खड़ा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, अब वो टीचिंग कर रहा है, तो केवल एक होता है कि अधिकांश कई बार होता है शिक्षक केवल पाठ को रीड कर लिया और निकल जाए, लेसन को रीड कर लिया, पाठ को पढ़ लिया, क्या बालक को वो चीज समझ में आ गई? नहीं। उससे क्या शिक्षक का ये उत्तरदायित्व पूर्ण हुआ कि उन्होंने ये तय किया कि हर बालक की सफलता सुनिश्चित हुई है इसमें, कि जो कुछ मैंने पढ़ाया गया उसको बालक ने सीख लिया, समझ लिया, उसको जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसमें बालक पास हो जाएगा। हमने ये चीज सुनिश्चित नहीं। सुनिश्चित कब हो? जब हम पूर्व तैयारी के साथ चलेंगे, हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से उस चीज को समझाएंगे, हम कोई सहायक सामग्री का उपयोग लेंगे। क्यों? क्योंकि बालक की सफलता को हमें सुनिश्चित करना है। सफलता को सुनिश्चित करने का मतलब कि जो कुछ हम सिखा समझा रहे हैं वो बालक को समझ में आनी चाहिए, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है वो लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, तभी वह सफलता सुनिश्चित होती है। यानी कि शिक्षक को भी इस चीज के लिए उत्तरदायी होना है, या उसका दायित्व बनता है कि वह खुद की सफलता के साथ साथ छात्र की भी सफलता को सुनिश्चित करे, तभी उसका वो एक सफल शिक्षक बन सकता है। इसीलिए उसका नैतिक स्तर है कि वह दूसरों की सफलता को भी सुनिश्चित करे या उसके लिए भी प्रयास पूर्ण करे। फिर बाद में है स्वयं का मूल्यांकन। स्वयं का मूल्यांकन, यानी कि शिक्षक को स्वयं का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए कि जब वह कुछ पढ़ा समझा रहा है, क्या कुछ कार्य करवा रहा है, तो क्या उसमें सफलता उसे प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी उसे समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे कि वह अगर किसी चीज को, जैसे अधिकांश छात्रों को समझाने पर अधिकांश छात्रों ने बात को समझ लिया, उसके सकारात्मक परिणाम लिए, ये सफलता हमें प्राप्त हुई, तो निश्चित है कि आपका शिक्षण का तरीका, जो प्रक्रिया आपने अपनाई है वो सत्य। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, अधिकांश छात्र उस चीज को समझ नहीं पाते, तो आपको समझने का अवसर है कि यहाँ पर मुझे मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदलना होगा, मेरा जो तरीका है उसमें मुझे परिवर्तन करना होगा। अब जब आप यही बात करते हैं कि परिवर्तन करना होगा, ये क्या है? ये आपका मूल्यांकन है। अगर आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा, और जो चल रहा है आप अंधाधुंध उसमें चलते चलेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि एक अध्यापक को अपना मूल्यांकन करने के सभी जितने संसाधन उसको वो प्रयास कर सकता है, या जितने तरीके वो अपना सकता है, उनको उसे अपनाना चाहिए, जिससे कि छात्रों के साथ साथ उसका अपना भी मूल्यांकन होता रहे। अगली बात आ जाती है सुयोग्य एवं प्रभावी नागरिक का निर्माण।
सुयोग्य व प्रभावी नागरिक का निर्माण। यानी कि आवश्यक है कि एक राष्ट्र को, समाज को एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण करके जब देता है तो ये याद रहे, शिक्षक को इस बात का याद रखना चाहिए कि जो वो, क्योंकि शिक्षक के लिए आम रूप से हम, जैसे हम कपड़ा, साड़ी, जैसे कहा है कि हम कपड़ा बना रहे हैं तो फैक्ट्री के अंदर उसका कटाई बुनाई जो भी होती है फैक्ट्री के अंदर वो कपड़ा बन रहा है। उसी तरह से समाज के सुयोग्य और प्रतिष्ठित नागरिक या प्रतिभा, सुयोग्य और प्रभावी नागरिकों का निर्माण करने की फैक्ट्री कौन सी है? ये विद्यालय है। और विद्यालय में कर्मचारी कौन है? शिक्षक। शिक्षक वह मशीन या वह माध्यम है जिसके माध्यम से वह एक योग्य और प्रभावी नागरिकों का निर्माण कर सकते। तो यहाँ शिक्षक को नहीं भूलना चाहिए कि जो कक्षा कक्ष में खड़ा होकर जो कार्य वो कर रहा है वो समाज में जाकर वापस वैसा ही परिलक्षित होगा। यानी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा आप नागरिक बनाकर समाज को देंगे। तो यहाँ पर समाज की आकांक्षा अपेक्षाओं के अनुकूल ही बालक को तैयार करने का दायित्व शिक्षक का होता है। इसीलिए सुयोग्य और प्रभावी नागरिकों का निर्माण करने का जो कर्तव्य है या उत्तरदायित्व है वह शिक्षक का है और इस बात को शिक्षक को नहीं भूलना चाहिए। बड़े ये बात यहाँ इस चीज को अवश्य समझने योग्य है कि आप की जो कहना चाहिए शिक्षण जो स्ट्रेटजी है या आपका जो प्रक्रिया है कार्य करने की वो इतनी प्रभावी, इतनी सुयोग्य होनी चाहिए कि बालकों का स्वतः ही कहने की आवश्यकता नहीं कि आप प्रभावी नागरिक बनना है या योग्य नागरिक बनना, ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ उन्हें प्रशिक्षण इस तरह से दिया जाए कि जिस तरह के योग्य लोगों की समाज को आवश्यकता होती है वैसी योग्यता के साथ लोग समाज के कार्यों को पूर्ण करें जिससे कि समाज का विकास संभव हो सके। तो ऐसे में शिक्षा का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह प्रभावी और सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करे। अगली बात इसमें आती है वह है जिज्ञासा, जिज्ञासु बनना। एक बालक को जिज्ञासु बनाना बहुत अनिवार्य होता है। बिना अगर बालक जिज्ञासु नहीं है तो निश्चित है कि वह किसी भी चीज को सीखने के लिए स्वयं तैयार नहीं होगा। इसीलिए एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह जब भी कक्षा कक्ष में खड़ा होता है, विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है तो उसका कार्य करने का तरीका, उसके जो बालकों के साथ बातचीत करना, चाहे किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप करना है, चाहे शिक्षण कार्य करना है, उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं उसे करनी चाहिए। अपनी योजनाओं को इस तरह से बनाया जाए कि बालक स्वयं उसमें जिज्ञासु हो, यानी कि उनमें जिज्ञासा उत्पन्न की जाए कि हम किसी चीज को समझा रहे हैं तो हमको पता है कि हम डायरेक्ट बोलते चले जाएंगे, बालक सुन लेंगे क्या टीचर को पढ़ाना हो तो पढ़ाएगा, बोलेगा, चला जाएगा। लेकिन शिक्षक का कार्य क्या है कि वो जो कुछ पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वो प्रयास पहले ये करे कि बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, तब वह उसको सुन पाएंगे। और जिज्ञासा, अब जैसे हम क्या है कि हम प्रस्तावना प्रश्नों का जब उपयोग करते हैं तो उसके पीछे कार्य का एक उद्देश्य ये भी है कि बालक को ज्ञान से अज्ञात की ओर लेकर आना। तो जब ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन की तरफ जब चलता है तो निश्चित है कि बालक को लगता है कि ये क्या है, इसमें क्या हो सकता है, ये एक जिज्ञासा उसमें होती है, उसको इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, तब वह आगे कार्य करना, वो उसको सीखने की इच्छा उसमें होती है। तो यही चीजें, केवल ये तो प्रस्तावना को मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन और भी कई तरीके हैं जिनमें कि हम शिक्षण कार्य कराते समय या पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन कराते समय बालकों को एक रुचि उत्पन्न की जानी जरूरी, जिज्ञासा उत्पन्न की जानी बहुत अनिवार्य, तभी वह स्वयं रुचि ले। अगली बात इसमें आती है वह है ज्ञानार्जन की योग्यता का विकास।
ज्ञानार्जन की योग्यता का विकास। एक शिक्षक में अनिवार्य है कि वो ज्ञानार्जन की योग्यता का विकास करे, स्वयं में भी और अपने सराउंडिंग जितने लोग हैं उनमें भी, क्योंकि जब एक शिक्षक में निरंतर रूप से ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रहेगी, या यूँ कहा जाए कि अध्ययनशीलता की अगर उसमें आदत रहेगी, तो निश्चित है यह अध्ययनशीलता उसमें ज्ञान को, क्योंकि वो कब होगी, जब उसमें ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा है, क्षमताएं हैं, तो तभी वह ये कार्य कर सके। और यही चीज जब शिक्षक में है तो वो बालकों को सहजता से सिखा समझा सकता है। अगली बात इसमें है उद्देश्यों को समझना, उद्देश्यों को समझना तथा लक्ष्य का निर्धारण करना तथा लक्ष्य का निर्धारण करना। ठीक है, उद्देश्यों को समझना और लक्ष्य का निर्धारण करना तो शिक्षक में भी होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कार्य नहीं होते, इसीलिए शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए कि वह उद्देश्यों को समझे और एक लक्ष्य का निर्धारण करे। उद्देश्य को समझे तब उसके अनुकूल लक्ष्य का निर्धारण करें, लक्ष्य का निर्धारण करें, उसके अनुकूल उद्देश्यों का निर्धारण करें। तो कहने का मतलब लक्ष्य और उद्देश्य को समझना शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है। इसीलिए शिक्षक का दायित्व है कि वह उद्देश्यों को और लक्ष्य को समझे और उसका निर्धारण करे। फिर सामाजिक दायित्व, एक शिक्षक के सामाजिक दायित्व है, हमने पढ़ा था पहले भी कि समुदाय से संबंध स्थापित करने का जो दायित्व है वो शिक्षक का है। तो वही चीज यहाँ पर है कि सामाजिक दायित्व होते हैं, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे विद्यालय के बाहर हो, चाहे उसके व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे विद्यालय को लेकर हो, छात्र को लेकर हो। इसीलिए एक शिक्षक को सामाजिक दायित्व क्या होते हैं इसका पता उसे होना चाहिए, उनका निर्वाह कैसे किया जाता है उसका ज्ञान उसे होना चाहिए, और इसकी क्षमता और योग्यता उस शिक्षक में होनी अनिवार्य है। इसीलिए सामाजिक दायित्वों के प्रति उसका सजग होना बहुत अनिवार्य माना गया है। अगली बात इसमें आ रही है वह है शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, एक शिक्षक में आवश्यक है कि वह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। समान शिक्षा के समान अवसर होना और शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना दोनों में अंतर है। समान अवसर होना यानी सभी को समान रूप से शिक्षा अर्जित करने का अधिकार है, और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से मतलब यह है कि बालक में जिस प्रकार की योग्यता क्षमताएं हैं उसके अनुकूल उसे शिक्षा अर्जित करने के मार्गदर्शन देना और उसके लिए उसे अवसर उपलब्ध कराना कि वह ज्ञान वह प्रशिक्षण को आसानी से प्राप्त कर सके। इसीलिए शिक्षक का नैतिक तंत्र बनता है या नैतिक गुण होना चाहिए कि वह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के योग्य हो, या उसमें ऐसी क्षमता हो कि वह बालक में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभा सके। अगली बात इसके अंतर्गत आती वह है शैक्षिक कार्यक्रमों की व्याख्या। शैक्षिक क्रमों की व्याख्या, यानी कि शैक्षिक कार्यक्रमों की व्याख्या करने की क्षमता भी एक शिक्षक में होनी अनिवार्य है। अर्थात उसे इस बात का पता हो कि किस प्रकार जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके पीछे की मूल भावना क्या, उसके भाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार से उस कार्य को किया जाना है, क्या उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सारी जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। इसीलिए उसको इसकी व्याख्या किस तरह से की जा सकती है उसका उसे पता होना चाहिए। केवल एक शैक्षिक
कार्यक्रम, जैसे वो कक्षा कक्ष में खड़ा है, कक्षा कक्ष में वो चीज किसी विषय को लेकर चले तो उसे वह चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट करनी आनी चाहिए, उसकी व्याख्या करनी आनी चाहिए। व्याख्या में केवल जो रटा हुआ शब्द है वही नहीं, उसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का उपयोग करना उसे आना चाहिए। बहुत सारे कहना चाहिए कि जो प्रसंग है वो प्रस्तुत करने आने चाहिए, एक दूसरे उनका मतलब लिंक उसे स्थापित करना आना चाहिए। सहसंबंध की क्षमता का उसमें विकास होना चाहिए, जिससे कि शैक्षिक कार्यक्रम को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। अगली बात जो इसके अंतर्गत आई है वह है व्यवसाय के प्रति वचनबद्ध। व्यवसाय के प्रति वचनबद्ध, ठीक है ना। व्यवसाय के प्रति वचनबद्ध यानी कि एक शिक्षक का व्यवसाय के प्रति वचनबद्ध होना भी अनिवार्य है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इस व्यवसाय में भाग लेना, मुझे ये मेरा व्यवसाय है, मेरे को इसमें विकास करना है। मतलब व्यवसाय से मतलब कि शिक्षा मेरा कार्य है, तो मैं इस कार्य को ईमानदारी से और क्षमता ईमानदारी से इसका पालन करूँ। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है, अंतिम जो कुछ हमारे हैं वो व्यवसाय उन्नयन के प्रयास। व्यवसाय उन्नयन के प्रयास यानी कि एक शिक्षक को अपने व्यावसायिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार नहीं हो पाए तो निश्चित मानकर चलिए कि जो नवीन शोध, जो नवीन सूचनाएं आई हैं उससे वह अनभिज्ञ रहेगा, और ये अगर वह स्वयं अनभिज्ञ है तो वो छात्रों को नहीं दे पाएगा। इसलिए व्यावसायिक उन्नयन का उसे प्रयास करना चाहिए, फिर व्यावसायिक दायित्व उसे निभाने अनिवार्य है। व्यावसायिक दायित्व का भी उसे पूर्ण श्रद्धा और ईमानदारी के साथ निभाना अनिवार्य है। ये शैक्षिक इतिहास शीर्षक के नैतिक स्तर के कुछ सिद्धांत कह लें, कुछ नियम कह लें, उनका पालन अगर एक शिक्षक करता है तो निश्चित एवं एक योग्य और प्रभावी शिक्षक बनता है। तो इसी आधार पर हमारा आज का प्रश्न होगा, एक इतिहास शिक्षक के नैतिक स्तर को स्पष्ट कीजिए। एक इतिहास शिक्षक के नैतिक स्तर को स्पष्ट। इस प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर निकलें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।